हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, यानी राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, जिसमें अपन जानेंगे कि इसमें क्या क्या आता है और इतना डीप जानेंगे कि आपका प्री से लेके मेंस में कोई भी क्वेश्चन आप कर सको। ओके, तो अपन बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। देखो, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि क्या है, एक मौलिक अधिकार है जो कहाँ पर है, भाग 3 में। कितने आर्टिकल है? तो 5 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? 5। कहाँ से? 19 से लेकर 22 तक। कहाँ से? 19 से लेकर 22 तक। लेकिन आप कहोगे 19 से 22 तक 4 ही होते हैं, लेकिन 21 से 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। ओके, अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, जानेंगे अपन। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? आर्टिकल 19 के बारे में। देखो, आर्टिकल 19 में मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रता थी? 7। कितनी थी? 7। लेकिन अभी कितनी है? तो 6 है। ओके, तो 6 कैसे रह गई है उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले जानते हैं ये 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है। देखो, सबसे पहले है 19। 19 में 6 स्वतंत्रता है जो किसमें उल्लेखित है? आर्टिकल 19 क्लोज 1 में। किसमें? आर्टिकल 19 क्लोज 1 में। सबसे पहले क्या है? आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी क्या होता है? बोलना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ओके, फिर बी में क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन की क्या है? स्वतंत्रता है। सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी में क्या है? निर्बाध संचरण, यानी भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, वही ई में बात करें अपन तो क्या है? देश में कहीं भी रहने या फिर बसने का अधिकार है। यहाँ पे किसी भी राज्य में अपने को घर बनाने का अधिकार देते हैं। वहीं एक की बात करें तो एक अभी अधिकार नहीं रहा। ओके, जो जीव में बात करें तो जीविकोपार्जन या अपने अपने उदरपूर्ति हेतु कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार करने का अधिकार देता है। ओके, अब अपन जानते हैं कि ये जो एप है वो क्या था। देखो, मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल संविधान में मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रता थी? 7 स्वतंत्रता। ओके, उसमें 6 तो मैंने बता दी। अब मैं बताता हूं आपको एप की कहानी। देखो, आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज एप में क्या थी? संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार। ओके, इसे 44वें संविधान संशोधन में, कौन से? 44th अमेंडमेंट 1978 में क्या कर दिया? हटा दिया गया। ओके, अब कहां पर ये अधिकार है? तो अब ये क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है? सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रहा है अपना। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। अब ये क्या बन गया है? संपत्ति का अधिकार क्या बन गया? अब यह एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार। कहां पर रखा है इसे? तो इसे भाग 12 के आर्टिकल 300 ए में रखा है। कहा रखा है? 300 ए में रखा है। ओके, यहां तक कहानी समझी आपने। अब अपन डिटेल से जानेंगे एक एक भाग को, यानी कि आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 के सब क्लोज ए में क्या है? वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। ओके, तो शुरुआत करें अपन। चलो, देखो, ये है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो मूल अधिकार है ना, उसका भी मूल क्या है? तो आर्टिकल 19 है। क्या है? मूल अधिकार में मूल अधिकार कौन सा है? तो आर्टिकल 19 है। ओके, तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। ओके, और ये अगर ये क्लास ले ली ना, उसके बाद कोई और क्लास लेने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो देखो, क्या है? आर्टिकल 19 1 क्लोज ए क्या बात करता है? ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ओके, अब देखो, सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है कि आर्टिकल में सिर्फ ये लिखा है, नहीं। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में इसमें कुछ और भी इसका अधिकार को क्या किया है? विस्तार किया हुआ है। ओके, तो अब समझे अपन। देखो, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, अपना विचार प्रकट करना। अपना विचार प्रकट करना।
देखो अपना विचार हम कैसे प्रकट कर सकते हैं? बोल सकते हैं, बोलकर, लिख कर, ड्राइंग करके, कार्टून बनाकर, फिल्म बनाकर, ये सब क्या है? इससे अपन क्या अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और क्या है? अपन चुप रह के भी क्या कर सकते हैं? अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि हाँ मैं किसी बात का क्या कर रहा हूं, मैं चुप हूं, मतलब कि मैं अपना निर्णय नहीं दे रहा हूं। ओके, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? अपना विचार प्रकट करना। इसमें क्या क्या आ जाएगा? देखो विचार कैसे प्रकट करते हैं? एक तो बोलकर, लिख कर, चित्र बनाकर, कभी ड्राइंग ड्राइंग बनाकर, कार्टून बनाकर, इसी में आ जाएगा वैसे, ठीक है। फिल्म बनाकर अपन क्या कर सकते हैं? अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ओके, तो वही उसके बाद क्या है? अपना विचार प्रकट करना प्लस और क्या है इसमें? इसे प्रसार करना। विचार का क्या करना? प्रसार करना। अब देखो हमने बोल लिया, लिख लिया, चित्र बना लिया, उसके बाद फिल्म बना दी, ठीक है ना। अब इनको अपन क्या कर सकते हैं? प्रसार भी कर सकते हैं। अब प्रसार कैसे कर सकते हैं? प्रसार कैसे कर सकते हैं? सोचो खुद ही आप एक बार। देखो प्रसार कैसे कर सकते हैं अपन, जैसे कि अपन किसी न्यूज में कोई बात बताते हैं, लिखते हैं ना, मतलब अपनी बात को क्या करें? इसका प्रसार कर रहे हैं, यानी क्या? प्रेस की स्वतंत्रता भी किसके अंतर्गत है? इसी के अंतर्गत है। क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता किसकी है? प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद देखो कोई विज्ञापन है, देखते हैं ना अपन, जैसे अपन सोशल मीडिया पे देखते हैं विज्ञापन के एड्स आते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं तो इसमें क्या आते हैं? एड्स आते हैं। क्या कर रहे हैं? अपन प्रसार कर रहे हैं ना। तो व्यावसायिक विज्ञापन, व्यावसायिक विज्ञापन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लाइव प्रसारण, अपन देखते हैं ना न्यूज चैनल, वो भी क्या है? अधिकार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या है? लाइव प्रसारण कर सकते हैं अपन। ओके, और क्या है? उसके बाद क्या है? चुप रहने का अधिकार, चुप या फिर मौन रहने का अधिकार। ओके, और भी हाल ही में एक और अधिकार जोड़ा गया इसमें, इंटरनेट का अधिकार। कौन सा? इंटरनेट का अधिकार। देखो ये इंटरनेट का अधिकार है ना, ये सिर्फ वाक्य में अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, ये जब हम व्यापार के बारे में पढ़ेंगे ना उसके अंतर्गत भी अधिकार आता है। ओके, उसके बाद देखो और क्या है? जो सरकारी गतिविधियां है उनकी जानकारी प्राप्त करना, यानी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। क्या है? सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ओके, क्या क्या होगा देखो, प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञापन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लाइव प्रसारण, चुप या फिर मौन रहने का अधिकार है, इंटरनेट का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये सब क्या है? अपने अधिकार है। ओके, इसके बाद और क्या है? जैसे कोई विरोध है, ठीक है ना, अपन जैसे कि किसी बात का अपन को विरोध करना है, वो भी अपना क्या है? अधिकार है, मौलिक अधिकार है। क्या है? वो अपन लिख सकते हैं विरोध का अधिकार, विरोध का अधिकार, ठीक है ना। इसी में देखो अगर कोई विरोध कर रहा है किसी बात का, उसी बात का अपन को भी क्या है? वापस विरोध करने का अधिकार भी है। विरोध का भी विरोध करने का अधिकार है, विरोध का भी विरोध करने का अधिकार। ओके, जैसे कि देखो अपन देखते हैं कि भारत बंद, ठीक है ना, न्यूज में देखते हैं कि हाँ इस तारीख को, फलाना तारीख को भारत बंद का आह्वान किया जाता है। तो क्या सभी को इस बात का पालन करना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो आपकी दुकान आप खोल सकते हो। ओके, क्योंकि आपको अधिकार है उस बात का विरोध करना। लेकिन बात वापस आती है, क्या हड़ताल करना मौलिक अधिकार है या नहीं है? तो हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्या है? हड़ताल करना क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है।
हड़ताल मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, तो ये किसके अंतर्गत आता है? देखो, जो भी श्रम कानून है ना, उसके अंतर्गत इसको नियंत्रित किया जाता है। ओके, ये ध्यान रखना, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना। हड़ताल क्या है? एक मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने निर्णय में कहा है कि आपको हड़ताल करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? देखो, उसके बाद आगे चले अपन, तो देखेंगे अपन की जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या क्या निर्णय दिए हैं, उनकी बात करेंगे अपन। ओके, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की बात करेंगे अपन। यहां तक समझ में आया आपको? अब बात करेंगे अपन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्वारा दिए गए निर्णय। ओके, अब देखो कौन कौन से निर्णय हैं, इनकी बात करें तो देखो, सबसे पहले है बिजो इमैनुअल वाद। कौन सा है? बिजो इमैनुअल वाद। देखो, निर्णय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है ना, उन्हीं की बात करेंगे अपन। ओके, ध्यान रखना। देखो, ये आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तो ये जानो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसने बताया कि चुप रहने का अधिकार भी क्या है? मौलिक अधिकार है, यानी क्या आप मौन भी रह सकते हो। देखो, कहानी ये है कि 3 लड़के थे, किसी स्कूल में, वहां पे राष्ट्रगान चल रहा था, उन्होंने अपना राष्ट्रगान नहीं गाया और वो चुप रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने क्या है, जो भी उनकी धार्मिक जो है नीति है, या फिर धार्मिक जो भी बातें हैं, उनके वो खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं नहीं कि प्रार्थना में हम भारत के लोग सभी भाई बहन, ऐसे सारी बातें बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, तो उन्हें क्या है? चुप रहने का अधिकार है। ये किसने बोला है? तो ये बोला है बिजे इमैनुअल वाद में। ओके, कब बोला है? 1986 में। क्या बात कही इसमें? कि चुप रहने का अधिकार भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है। चुप रहने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है ये? तो ये वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आता है। ओके, याद रखोगे। उसके बाद देखो, फिर एक नवीन जिंदलवाद। कौन सा है? नवीन जिंदलवाद। नवीन जिंदलवाद। देखो, ये कहानी ये है कि एक व्यक्ति था, निजी व्यक्ति, वो तिरंगा फहरा रहा था। ठीक है ना, तो सरकार ने बोला कि आप कैसे तिरंगा फहरा रहे हो? ठीक है ना, तो वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। उसने बोला कि मैंने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप तिरंगा फहरा रहे हो ना, ये क्या है? राष्ट्रभक्ति। क्या है? राष्ट्रभक्ति को अभिव्यक्त करने का क्या है? एक तरीका है। तो ये भी क्या है? तिरंगा फहराना क्या है? एक अभिव्यक्ति है। क्या है? ओके, समझ में? तिरंगा फहराना भी क्या है? एक अभिव्यक्ति है। निजी तौर पर क्या है? निजी तौर पर क्या बोला है? निजी तौर पर तिरंगा फहराना। राष्ट्रभक्ति लेके भक्ति की क्या है? अभिव्यक्ति है। ओके, निजी तौर पर वो तिरंगा फहराता है, वो क्या है? क्या है? एक अभिव्यक्ति है, क्योंकि वो क्या जाहिर करना चाहता है? वो अपनी राष्ट्रभक्ति जाहिर करना चाहता है। ओके, तो ये किसने बोला है? नवीन जिंदलवाद ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये कब हुआ था? तो ये अभी 2004 में आया था। ये निर्णय कब हुआ था? 2004 में आया था। ओके, एक तो इमैनुअल 1986 इसमें क्या बोला? चुप रहने का अधिकार है। वही नवीन जिंदलवाद 2004 का, इसमें क्या है? तिरंगा फहराना भी क्या है? अभिव्यक्ति है। ओके, उसके बाद क्या है? सकाल पेपर्सवाद। कौन सा है? सकाल पेपर्सवाद। देखो, ये जो है ना, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये जो वाद है ना, ये एग्जाम बहुत बार रिपीट हुआ है कि ये किसके लिए है? तो ये किसके लिए?
प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। ओके, इसी में कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता भी क्या है? वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ओके, समझे? सरकारी पेपर शुरुआत। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1962, बहुत पुराना है। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। ओके, उसके बाद और जाने अपन तो है क्रिकेट एसोसिएशन वाद। कौन सा? क्रिकेट एसोसिएशन वाद। क्रिकेट एसोसिएशन वाद। ठीक है, देखो पहले आपने कभी देखा होगा बचपन में कि जो भी क्रिकेट मैच होते थे वो किस पे आते थे? सिर्फ दूरदर्शन पे आते थे। तो क्या सिर्फ सरकार को ही ये अधिकार दिया है क्या? तो नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, कि प्रसार करने का अधिकार सभी को है। यानी कि जो भी आप लाइव प्रसारण कर रहे हो उसका अधिकार आप सभी को। इसलिए आप देखते हो अभी हाल ही में जितने भी एप्स है, जैसे कि जियो हॉटस्टार हो गया है, ठीक है ना, अभी और भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स है, ठीक है ना, वो भी क्या दिखाते हैं? लाइव प्रसारण करते हैं। तो ये इसके बाद ही हुआ, क्रिकेट एसोसिएशन वाद के बाद ये प्रारंभ हुआ था। अब ये कब हुआ था? जब मेरा जन्मदिन हुआ था तब की बात है, 1995 के बाद, 1995। ओके, इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? प्रसारण में भी किसका अधिकार है? प्रसारण में जनता का अधिकार भी है। जनता का अधिकार भी है, यानी कोई भी चीज आप प्रसारण करना चाहते हो उसमें क्या है? जनता भी उस चीज को प्रसार कर सकती है, सिर्फ सरकार नहीं। ओके, ये बात होगा। ये चार समझे आप? उसको आगे चले अपन। और देखो बहुत सारे अभी तक फोन टेपिंग का है, ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे अपन आईटी एक्ट की धारा 66A है। ओके, समझ में आया? यहाँ तक चले आगे मिटा दो, समझ में आएंगे यहाँ? देखो भाई, जितना डीप पढ़ोगे ना, जितना डीप, एग्जाम का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ऊपर ऊपर से पढ़ लिया ना तो ऊपर ऊपर ही रह जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितना डीप जा सकते हो उतना गहराई में चले जाओ। ओके, क्योंकि उससे आपकी जीतने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, आगे चले, चलो। देखो उसके बाद कौन कौन सा आया वाद, वो देखते हैं अपन। फिर एक है PSLU वाद। ये आया था 1997। हाँ, 1997 में। कब आया था? 1997 में। इसमें क्या कहा गया है? देखो आप, फोन टेपिंग, जो आप फोन टेपिंग करते हैं ना, फोन टेप करते हैं सरकार किसी क्रिमिनल के लिए, आपने देखा होगा मूवीज में, ठीक है ना, तो वो क्या है? ये उल्लंघन है। आप बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को नहीं करके, बिना डायरेक्टली आप मनमानी की तरीके से फोन टेपिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये एक मौलिक अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। इसके आधार पे आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसके तहत तो आर्टिकल 32 के तहत। ओके, समझ में आया यहाँ तक? फोन टॉपिक, फोन टेपिंग क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अधिकार का उल्लंघन है, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, आप सर्च करना, जानना, गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अब देखो फिर आगे चले अपन। फिर एक श्रेया सिंगलवाद, जो भी हाल ही में वो चर्चा में रहा था, और एक क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में यूपीएससी में, श्रेया सिंगलवाद। ये हुआ था 2006 में। जो अपने सूचना का अधिकार 2005 है, उसकी एक धारा है 66A, ठीक है ना। उसमें क्या है? सोशल मीडिया पर अपमानजनक या अप्रिय पोस्ट करने पे क्या है? उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कोई भी सोशल मीडिया पे अपमानजनक पोस्ट करता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं। तो क्या ये बात सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को सही मानेगा? नहीं। आप कोई भी पोस्ट करते हो, अपमानजनक होता क्या है? उसे परिभाषित नहीं किया जैसे,
ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 66A जो IT एक्ट 2005 की धारा है वो क्या है, असंवैधानिक है। क्या है, असंवैधानिक है। किसने बोला है, श्रेया सिंगलवाद ने क्या बोला, IT एक्ट की धारा 66A असंवैधानिक, उसे क्या कर दिया, हटा दिया गया। ओके, IT एक्ट की धारा 66A क्या है, असंवैधानिक है। अब देखो क्या है, फिर बात करते अपन कि धारा 66A क्या है। फिर बात करें तो देखो, सोशल मीडिया पर अपमानजनक अपमानजनक सोशल मीडिया पर अपमानजनक या अप्रिय पोस्ट, यानी लोगों को पसंद नहीं आए, अप्रिय पोस्ट करने पर क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। ये बात कही गई है 66A में। क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, तो देख नहीं सकते हो कि बोलने की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगा रहा है। इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को क्या कर दिया, हटा दिया, यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ओके, समझ में आया। आगे चले, फिर बात करेंगे अपन अनुराधा बसिनवाद। ये भी हाल ही में आया था, अनुराधा बसिनवाद, ये आया था 2020 में। देखो, जब आर्टिकल सॉरी जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, यानी कि कश्मीर का विलय किया गया था भारत में पूर्णतः, तो वहां पर काफी दिनों तक इंटरनेट बंद रखा गया, अनिश्चित काल तक। ठीक है, तो ये अनुराधा बहन चली गई सुप्रीम कोर्ट। क्या यह प्रभावित कर रहा है, क्या इंटरनेट आज के लिए वो जरूरी है? तो इसका आंसर है हाँ, इंटरनेट आज के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सरकार अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद नहीं कर सकती है। ओके, सरकार क्या है, इंटरनेट को अनिश्चित काल तक क्या नहीं कर सकती है, बंद नहीं कर सकती है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में ये हुआ था तब 6 महीने तक, 1 साल तक या फिर 2 साल तक इंटरनेट क्या रखा गया, बंद रखा गया। जब इंटरनेट बंद रखा गया तो क्या वो लोग नहीं रह गए, समेट के रह गए, वो अपनी बातों को प्रसार ही नहीं कर सकते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो किसी को बता ही नहीं सकते थे। जब स्वतंत्रता नहीं होगी तो क्या लोकतंत्र होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है और स्वतंत्रता के लिए इंटरनेट काफी ज्यादा जरूरी है। तो वहीं ये बात आएगी व्यापार में, क्योंकि आजकल जो भी होता है ना, ट्रांजेक्शन होता है, अब UPI यूज करते हो आप, कोई भी बैंकिंग ट्रांसफर होता है या फिर कोई डील होती है जैसे अमेजोन है, वो सब किसके माध्यम से होता है आजकल, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये व्यापार के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट क्या है, अब एक मौलिक अधिकार है। इसमें क्या कहा गया, इंटरनेट क्या है, एक मौलिक अधिकार है। किसने बोला, अनुराधा बशीरवाद ने। इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाए, ध्यान रखना ये चीज। ओके, उसके बाद देखो आप, फिर हाल ही में आया एक कौशल किशोरवाद। कौन सा आया, कौशल किशोरवाद। कौशल किशोरवाद, ये हाल ही में आया 2023 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे। इसमें क्या है देखो, इसमें कहा है कि मंत्री कोई भाषण देता है, बयान देता है, ठीक है ना, मंत्री कोई भाषण या बयान देता है, ठीक है ना, तो उससे व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, या फिर इसका जीवन क्या है, प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, तो क्या है उसके बाद, ठीक है, इसके बाद होता है तो क्या है, लोकतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो लोकतंत्र क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि मंत्रियों के बयान से नागरिकों के जीवन प्रभावित
नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, प्रभावित नहीं होने चाहिए। नहीं, अगर होते हैं, अगर होते हैं तो कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, अगर होते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत, अगर होते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत, ये भी नहीं देखिए, आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, ये कहा किसमें का है, तो कौशल की शुरुआत 2023 में का है। ओके, उसके बाद और क्या कहा था इसमें कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री या फिर जो अधिकारी होते हैं, उनको आर्टिकल 19 क्लोज 2, जो किस पे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। उनके अलावा कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 19 क्लोज 2 के उचित प्रतिबंध के अतिरिक्त कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। ओके, ये बात कही है कौशल की शुरुआत 2023 में। ओके, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखना। ओके, अब आगे चले। अब देखो एक और है, लास्ट एक और बचा है, ये मैं मिटा रहा हूं, तो आप लिखते रहना साथ साथ में। एक है केरल मीडिया वन, कौन सा है, केरल मीडिया वनवाद, जिसका एक और नाम है माध्यम ब्रॉडकास्टिंग। क्या है, माध्यम ब्रॉडकास्टिंग वाद। ये कब हुआ था, तो ये भी हाल ही में 2023 में हुआ था। कब हुआ था, 2023 में। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आप सरकार की आलोचना करते हो, ठीक है ना, वो क्या है, राष्ट्र विरोधी नहीं है। आप जो सरकार की आलोचना करते हो कि हाँ इस सरकार ने ये किया, ठीक है ना, उसकी आलोचना करते हो, तो वो राष्ट्र विरोधी बात नहीं है, ठीक है ना। आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, ये किसके अंतर्गत आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। यानी कि आप किसी अपनी सरकार की क्या कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो, उसके पक्ष में बोल सकते हो, विपक्ष में बोल सकते हो। ओके, क्या बोला इसमें, सरकार की आलोचना राष्ट्र विरोधी बात नहीं है। बात देखो, वैसे ये राष्ट्र विरोधी बातें, ठीक है ना, उसके बाद राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, इस पे एक डिटेल से क्लास लेके अपन बाद में, जिससे पर आप अच्छे से समझोगे इस चीज को। ओके, यहां तक समझ में आया। अब देखो इसी के अंतर्गत, इसी से मिला जुला एक टॉपिक आता है, हेड स्पीच, घृणावाद। वो क्या होता है, क्योंकि मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था घृणावाद से लेके, ठीक है ना, क्या घृणावाद सही है या नहीं है, इसकी बात करेंगे। ये क्या होता है, क्या नहीं है, इसके लिए क्या क्या कानून बनाए गए, उसकी बात करेंगे। ओके, चलो यहां तक समझ में आ गया आपको। चलो हम बात करेंगे अपनी घृणावाद की। किसकी बात करेंगे, घृणावाद, यानी कि हेट स्पीच की बात करेंगे अपन, इसी के अंतर्गत आएंगे अपन। ये मिटा रहा हूं मैं। अब बात करेंगे अपन इसकी, घृणावाद, क्या बोलते हैं, हेट स्पीच। तो सबसे पहली बात ये है क्या, सोचो कि घृणावाद है क्या, क्या इसकी परिभाषा है कानून में, जल्दी सोचो। देखो कानूनी रूप से इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, क्या है, कानूनी रूप से इसकी कोई निश्चित परिभाषा है ही नहीं कि घृणावाद होता क्या है, लेकिन इससे कुछ निम्न तरीकों से अपन समझ सकते हैं कि घृणावाद होता क्या है। ओके,
समझ में आया? कानूनी रूप से क्या है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। कानूनी रूप से कोई निश्चित परिभाषा नहीं। ओके, तो समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि होती क्या है घृणावाद? तो देखो, इसका मतलब ऐसी अभिव्यक्ति, ठीक है ना, घृणावाद ऐसी अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसी अभिव्यक्ति से है, ऐसी अभिव्यक्ति से है जो क्या करती है, जो समाज में किसी वर्ग को, जाति को हाशिए पर ले जाने का प्रयास करती है, ठीक है ना, किसी समुदाय को उकसाती है कि आप दंगा कीजिए, ठीक है ना, किसी की क्या करती है कि ऐसी कोई बात कहती है जिससे क्या हो जाए, अपनी राष्ट्र की एकता क्या हो, भारत की एकता क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। तो ये क्या है, सब घृणावाद आती है। ओके, समझ में आया? चलो मैं लिख दूं, किसी विशिष्ट समूह, किसी किसी विशिष्ट समूह जैसे जाति, धर्म, समुदाय, किसी विशिष्ट समूह जैसे जाति, धर्म, समुदाय के प्रति क्या है, नफरत फैलाना, के प्रति नफरत फैलाना। ओके, जैसे कि कोई भाषण दे रहा है, ठीक है ना, जिसमें किसी जाति को बुराई कर रहा है कि नहीं, वो जाति ने हमारे साथ ये कर लिया है, हमें उनसे बदला लेना चाहिए, तो ये क्या है, घृणावाद है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, घृणावाद लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोलिए, आप सरकार की आलोचना कीजिए, आप उनके पक्ष में बोलिए, विपक्ष में बोलिए, लेकिन आप किसी समुदाय के लिए, किसी वर्ग के लिए, किसी लिंग के लिए आप नफरत नहीं फैला सकते। ये लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बहुत बुरी बात है। इससे अपना लोकतंत्र क्या है, प्रभावित होता है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप सोशल मीडिया पर देखते हो कि कुछ भी चल रहा है, आप उसके कमेंट करने लग जाते हो। क्यों करना है, आप अपने जीवन में व्यस्त रहिए ना। लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना, कहते रहिए, आप उनके पक्ष में नहीं जाइएगा, क्योंकि घृणावाद में आप भी शामिल हो रहे हो उस समय। ओके, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद और क्या है, किसी हिंसा को उकसाने का कार्य, जैसे कि हाल ही में भी देखता हूं मैं सोशल मीडिया पे कि लोग मुसलमानों को, ठीक है ना, हिंदू लोग बहुत बुरा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा कर लिया उन्होंने, ठीक है ना, आतंकवाद उन्हीं की वजह से हो रहा है, उन्हें खत्म कर देना चाहिए, उन्हें बाहर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सही है क्या? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब तो हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं था यार, सच बताओ ना, कुछ भी नहीं होता था, हम साथ में खाना खाते थे। ये आजकल की जब से सोशल मीडिया आया है, जब से लोग एक्टिव हुए हैं, मैं देखता हूँ कोई हिंदी का मुसलमान दोस्त ही नहीं, कुछ मुसलमान का हिंदू दोस्त ही नहीं। क्यों? ये आपको सोशल मीडिया ने इतना जकड़ लिया है, एक अफवाह भरी न्यूज आपको इतना डीप करके जा रही हो ना, आप उसके बारे में पता ही नहीं करते हो, आप उसको सच मान रहे हो। और इससे क्या हो रही है, अपनी एकता प्रभावित हो रही है, बंधुता प्रभावित हो रही है। कोई भी एक बात है तो उसे जानिए, पहचानिए कि ये सही है या नहीं है, फिर उस फैसला लीजिए। अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मछलियां गंदी है, वो मछली गंदी थी, सब लोग गंदे नहीं हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जानना आपके लिए जरूरी है। ओके, कि एक मछली तालाब को गंदा नहीं कर सकती है, अगर 99 मछलियां क्या है, अच्छी है। ये ध्यान रखना, ये फालतू कहावत है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देगी, कैसे कर देगी, मछली को बाहर निकाल देंगे भाई अपन तो। ओके, क्या है, किसी हिंसा को उकसाने का कार्य करे। उसके बाद क्या है, किसी समुदाय, किसी समुदाय की गरिमा व सम्मान को क्या करे,
ठेस पहुंचाए। तो ये सब क्या है? ये घृणावाद, ये सब क्या है? ये हेट स्पीच है। ओके, अब देखो, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें क्या घृणावाद आती है? अब बात यहाँ पे आती है, क्या अब जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रही है अपन ने आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए में, क्या उसमें घृणावाद आती है क्या? तो बिल्कुल नहीं आती है, ध्यान रखना है चीज। घृणावाद क्या है? एक कानूनी अपराध है, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखना। अब देखो आगे चले अपन, अब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व हेड स्पीच की बात करेंगे अपन साथ में। इसी के अंतर्गत आप चलेंगे अपन अभी तक। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेस घृणावाद। ओके, इसकी बात करेंगे अपन। तो देखो, जो आर्टिकल 19(1) का सब क्लोज ए है वो हमें क्या देता है? बोलने की आजादी देता है। लेकिन उसके जस्ट बाद आर्टिकल 19 क्लोज 2 उसके अपवाद भी बताता है कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। आधार है उसके, इस आधार पे आपको क्या है? बोलने की आजादी पर क्या है? प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। ओके, ये बात ध्यान रखना। देखो, संविधान का आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए क्या देता है? बोलने की आजादी देता है। क्या देता है? बोलने की आजादी। वहीं आर्टिकल 19 का सब क्लोज 2 क्या देता है? बोलने की आजादी पर, बोलने की आजादी पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है। ओके, अब देखो किस आधार पर अपन कर सकते हैं। अपन देखो, जो हेट स्पीच है ना, पर प्रतिबंध की बात करें तो उनके आधार क्या क्या हो सकते हैं? ओके, तो हेट स्पीच पर प्रतिबंध है, उसका आधार क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, यदि किसी के भाषण से सार्वजनिक व्यवस्था क्या हो? प्रभावित हो, उससे क्या हो? दंगे हो जाए, तो ये क्या है? एक अपराध है। क्या है? एक अपराध है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी भाषण से, किसी भाषण से सार्वजनिक व्यवस्था क्या हो? पब्लिक ऑर्डर क्या हो? प्रभावित हो, व्यवस्था प्रभावित हो, और जिससे क्या हो? दंगे होने की संभावना हो, तो उस पर क्या लगा सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। ओके, उसके बाद और देखिए अपन, जो अपना भारतीय समाज है उसके नैतिक ढांचे को क्या हो? नुकसान हो, तो भी इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। समाज के नैतिक ढांचे को नुकसान पहुंच सके, नैतिक ढांचे को नुकसान होने की संभावना हो, होने की संभावना, तो भी इस पे क्या लगा सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं। उसके बाद और देखो आप, कौन कौन सा आधार है? भारत की संप्रभुता व अखंडता की बात है, तो भी क्या है? प्रतिबंध लगा सकते हैं। भारत की संप्रभुता व अखंडता की बात, तो ठीक है ना, तो इन आधार पर अपन क्या लगा सकते हैं? हेट स्पीच पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, सिर्फ इन्हीं आधारों पर अपन उनको रोक सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन जो धारा है, जो कानूनी है, आईपीसी की धारा, या फिर बात करें अपन कि सुप्रीम, या फिर इससे पहले बात करें अपन कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा हेड स्पीच के बारे में, वो जाने अपन। तो देखो,
ये लिख लिया हमने, समझ में आया? चलो आगे चले। हेड स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, कौन कौन से निर्णय हैं, उनकी बात करेंगे अपन। एक है देखो प्रवासी भलाई संगठनवाद, कौन सा है? प्रवासी भलाई संगठनवाद। प्रवासी भलाई संगठनवाद। ओके, इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हेड स्पीच कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। क्या बोला? हेड स्पीच कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, बल्कि ये ऐसा उपकरण है जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्या करता है? समानता के अधिकार का क्या है? उल्लंघन करता है। क्योंकि यह कुछ समूहों को समाज में डर में जीने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, जीने पर मजबूर करता है। ओके, तो समझ में आया क्या बोला इसमें? हेड स्पीच का मतलब ये नहीं कि कोई अपमानजनक शब्द का उपयोग किया है। हेड स्पीच का अर्थ यह नहीं कि अपमानजनक शब्द का उपयोग किया, शब्द का उपयोग, ठीक है, बल्कि क्या है? बल्कि ऐसा उपकरण है जो नागरिकों के जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है। जीवन के अधिकार को क्या करता है? प्रभावित करता है। देखो जब कोई किसी समुदाय के बारे में बोलता है, ठीक है, या फिर उसे हाशिए पे ले जाने की बात करता है, तो क्या होता है? समाज में डर फैलेगा ना, वो ऐसे जीने पे रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नहीं, डर के माहौल में जीना उनकी क्या हो जाएगी? मजबूरी हो जाएगी ना। तो क्या ऐसे माहौल में क्या वो अपना जीवन का अधिकार सुनिश्चित कर पा रहे हैं? वो खुल के जी पा रहे क्या? नहीं। क्या कारण है उसका? क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने किसी भाषण में बोल दिया कि ये समुदाय क्या है? अच्छा नहीं है, इस समुदाय की वजह से अपने देश को क्या है? खतरा है। उस व्यक्ति ने बोला है, किसी संविधान ने या फिर न्यायालय ने नहीं बोला है। उस व्यक्ति के वह विचार है वो, तो उस व्यक्ति के विचार का अपन को पालन नहीं करना है। जो भी न्यायिक फैसले है, जो कानून है, उसकी बात का अपन को पालन करना चाहिए। ये बात समझना जरूरी है अपने जीवन में। ओके, तो ये बात समझ में आई। उसके बाद अब देखो ये बात कब आया था? तो ये बात आया था 2014 में। कब आया था? 2014 में। उसके बाद और देखिए अपन, उसके बाद देख लीजिए एक ये है तहरीक ए लब्बैकवाद। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही देखते हैं अपन। लब्बैकवाद, इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो हेट स्पीच को रोके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? राज्य की जिम्मेदारी यानी सरकार की जिम्मेदारी कि वो हेट स्पीच को क्या है? रोके। अगर उन्हें, ठीक है ना, सूचना मिले न मिले, वो स्वतः ही संज्ञान ले, सो मोटो, ठीक है ना, वो स्वतः ही जाने कि इसे समाज से क्या है प्रभावित हो रही है, तो उस चीज को क्या है राज्य को खुद ही रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये इस वाद में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, राज्य सरकार ने, सॉरी, राज्य ने कहा था, यानी सरकार ने, सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर घृणावाद को रोकना चाहिए। घृणावाद को क्या करना है? रोकना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी सूचना का मतलब कोई सूचना दे आपको कि वो व्यक्ति घृणा पहुंचा रहा है, फेक स्पीच दे रहा है, उसकी जानकारी का वेट करो। नहीं, आप स्वतः ही संज्ञान लीजिए। आप खुद ही जानिए कि हाँ नहीं, वो व्यक्ति है वो घृणावाद पहुंचा रहे, हेट स्पीच कर रहा है, तो उसे आप रोकिए। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक-ए-लब्बैकवाद।
ओके, समझ में आया यहां तक? अब देखो कुछ अपनी जो धारा है बिजनेस की, जिसे आप पहले आईपीसी कहते थे, उसमें क्या क्या कहा है देखो, वो धारा भी जान लो, क्योंकि मेंस में लिखने के लिए कुछ कुछ बातें जरूरी हो जाती है। वैसे लिखना तो सिर्फ एक लाइन होती है, लेकिन जानना, ज्यादा जानोगे उतना बेहतर होगे। अब देखो, भारतीय दंड संहिता यानी कि बीएनएस एंड हेड स्पीच। अब हम कुछ धारा देख लेते हैं कि किस धारा में क्या क्या है प्रावधान। डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से चलेंगे अपन, ठीक है ना। इसमें अब देखो एक है सेक्शन 153A, ठीक है। ये क्या कहता है देखो, ये कहता है कि धर्म जाति भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना। यानी क्या कहता है, जाति धर्म, ठीक है ना, समुदाय को आधार बनाकर, ठीक है ना, उनके बीच क्या है, शत्रुता को बढ़ावा देना क्या है, एक कानूनी अपराध है। समझ में आया? ये कहता है कि धर्म जाति भाषा आदि के आधार पर समाज में शत्रुता को क्या करना है, शत्रुता को बढ़ावा देना क्या है, कानूनी अपराध है। ओके, सिर्फ इतना सा जानना, क्योंकि आपको मेंस में सिर्फ इतना सा लिखना होगा, और धारा भूल भी जाओ तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, भूल जाओ कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, उसके बाद बात करें अपन आगे है सेक्शन 295A, ठीक है ना। धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर क्या करना, आहत करना क्या है, दंडनीय अपराध। धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करना क्या है, एक दंडनीय अपराध है। ओके, समझ में आया? उसके बाद देखो एक और है सेक्शन 505। ये क्या कहता है, सार्वजनिक रूप से यानी कि सभी को ऐसे बयान पैदा करना जो क्या करे, शरारत पैदा करे। इसकी शरारत का मतलब क्या होता है ये इसमें नहीं बताया गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसमें क्या लिखा है, सार्वजनिक रूप से शरारत वाले बयान देने, ठीक है ना। शरारत का मतलब क्या है, जिससे क्या कुछ मतलब कि लोक हित में क्या है वो प्रभावित कर सकती है, दंगे भड़क सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आपसी झगड़ा हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसे बयान देते हो तो वो क्या है, दंडनीय अपराध है। ओके, यहाँ तक जाना आपने, समझ में आया? चल आगे चले अपन। अब देखो, अब देखो इसका निष्कर्ष देखेंगे अपन, इसका निष्कर्ष क्या होता है। देखो लोकतंत्र में ना सहमति असहमति का अधिकार है, ठीक है ना। लोकतंत्र में आप सहमति भी ले सकते हो, असहमति भी दे सकते हो, ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको यह जानना भी जरूरी है कि सिर्फ आपका अधिकार है लोगों से बोलना, ठीक है ना, लेकिन आपके कुछ कर्तव्य भी है कि आप उनके साथ बंधुता के साथ रहे, ठीक है ना, भाईचारे के साथ रहे, ठीक है, उनके बीच कोई भी घृणा ना रखे, क्योंकि भारत की एकता व अखंडता क्या है, जरूरी है। ओके, ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। ओके, समझ में आया आपको? चलो अब आगे चलेंगे। देखो अब आप देखते होगे कि न्यूज चैनल ट्रायल चलती है, न्यूज चलती है, सनसनीखेज ट्रायल, किसी ने अपराध किया, न्यायालय ने फैसला दिया ना दिया, लेकिन न्यूज चैनल ने बता दिया कि ये तो अपराधी है, उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, उसी की बात करेंगे। जो न्यूज 24, न्यूज
24/7 चैनल चलते हैं ना, जो बार बार न्यूज़ बताते हैं कोई अपराधी है उसके बारे में बताते हैं कि नहीं, वो न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया नहीं सुनाया कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो न्यायालय से पहले ही अपना फैसला सुना देते हैं कि ये अपराधी है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसकी बात करेंगे कि यह सही है या नहीं। देखो मीडिया है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। मीडिया है ना, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ठीक है। उसको समझना चाहिए कि आप जो अपनी टीआरपी के लिए बढ़ाने के लिए इनका उपयोग करते हैं, इससे क्या है, प्रभावित होते हैं लोग, ठीक है ना। क्योंकि फैसला सुनाने का अधिकार किसको है, न्यायालय को है, किसी भी व्यक्ति को नहीं है। जब तक आपका अंतिम फैसला नहीं आ जाता न्यायालय का, तब तक भारतीय न्यायपालिका यह नहीं मानती है कि वह व्यक्ति क्या है, दोषी है। तो आपको यह अधिकार नहीं देता है संविधान, आपको यह अधिकार कोई भी कानून नहीं देता है कि आप किसी व्यक्ति को क्या सिद्ध कर दें, दोषी सिद्ध कर दें। सिर्फ आप अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए आप ऐसे कदम उठाते हो, ये क्या है, असंवैधानिक है। अपने संविधान बात को क्या है, प्रभावित कर रहे हैं। आप क्या हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आपको समझना जरूरी है। ओके, तो ये बात है। अब थोड़ा सा मैंने ऐसे बोल दिया है, थोड़ा ध्यान रखना, लिख लेना। ओके, ये है। अब चलेंगे अपन आगे। अब देखो आगे चलेंगे अपन की आर्टिकल 19 क्लोज 2 की बात करेंगे अपन डायरेक्टली। किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 19 क्लोज 2 की बात करेंगे अपन कि किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ठीक है। अब बात करेंगे अपन आर्टिकल 19 सब क्लोज। ये क्या बात करता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति पर राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। क्या कहता है, युक्ति युक्त। अब देखिए युक्ति युक्त का मतलब क्या होता है, क्या आप कोई प्रतिबंध लगा रहे हो, मनमाना नहीं होना चाहिए। क्या आपका मन हुआ आप लगा दिया, उसका क्या है, उचित होना चाहिए। आप जो प्रतिबंध लगा रहे हो वो उचित होना चाहिए। अगर वो उचित नहीं हुआ तो कोई व्यक्ति कहा जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखना। क्या है, उसने कहता है राज्य अभिव्यक्ति, पूरे लिख देता हूं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखो कभी क्वेश्चन आ जाएगा कितने आधार पर, तो देखो सबसे ज्यादा आधार इससे पे है, 8 आधार। कितने आधार है, 8 आधारों पर। कितने आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो 8 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। कितने आधार है, 8 आधार। अब कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो देखो आप, तो देखो सबसे पहले है भारत की संप्रभुता व अखंडता। भारत की संप्रभुता व अखंडता की बात है, ठीक है ना। जिस भारत की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित हो तो सरकार इस पे क्या है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ओके, आपका अधिकार क्या सकती है, कम कर सकती है, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो सबसे देखिए अपन, तो ये कब जोड़ा गया, ठीक है ना। ये मूल संविधान में नहीं था, ध्यान रखना। ये जो भारत की संप्रभुता व अखंडता है, जो आधार है, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था इसे, इसे जोड़ा गया था 16वां संविधान संशोधन 16 अमेंडमेंट 1963 में। कब जोड़ा गया था, 16वां संविधान संशोधन 1963 में जोड़ा गया था, में जोड़ा गया। ये ध्यान रखो, क्वेश्चन में आ जाता है तो ध्यान रखना कि मूल संविधान में क्या क्या नहीं था। ओके, क्योंकि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद राज्य की सुरक्षा की बात हो, किसकी बात हो, राज्य की सुरक्षा की बात हो, तो भी क्या कर सकती है सरकार, प्रतिबंध लगा सकती है। उसके बाद वो देखिए अपन विदेशी राज्यों के साथ कोई मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहा है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण
संबंध प्रभावित कर रहा है। देखो, अब ये कोई नहीं समझाता है, इसको समझ दो तुम। देखो, जैसे कि कोई भारत और रूस के बीच क्या है, अच्छे संबंध है। कोई व्यक्ति ऐसा बयान जाहिर कर रहा है कि उससे क्या हो, उनके संबंध क्या हो, खटास पैदा हो रही हो, ठीक है ना, तो उस पर सरकार क्या कर सकती है, उसके उस अधिकार को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब ये नहीं कि विदेशी राज्य से मित्रता कर रही है, ठीक है ना, उसके सारे बारे बता रही है। इसमें ये चीजें शामिल है, लेकिन साथ में ये भी शामिल है कोई व्यक्ति किसी देश की अपनी जो अच्छी दोस्ती है उसको क्या कर रहा है, प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे भी क्या कर सकती है सरकार, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। तो वो देखिए अपन, सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना, सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित। ओके, अब देखो, ये दोनों बातें है ना, इन्हें जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। किताबों में नहीं लिखा जाता है वैसा, आप ध्यान रखना। ओके, और देखो आगे चले अपन, आगे है शिष्टता या नैतिकता की बात करता है, ठीक है ना, शिष्टता या नैतिकता को प्रभावित करता है, तो उस पर भी क्या कर सकती है सरकार, प्रतिबंध लगा सकती है। उसके बाद देखो, न्यायालय की अवमानना कर रहा है, न्यायालय की अवमानना, उसके बाद किसी व्यक्ति की मानहानि पहुंचा रही है, मानहानि। ओके, अब देखो न्यायालय की अवमानना का टॉपिक जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना, उस पर अपन डिटेल से जानेंगे कि होती क्या है, ठीक है ना, क्या करती है, ठीक है ना, क्या दंड दे सकती है। उसके बाद क्या है, ओके है अपराधों के लिए उकसाना, अपराधों के लिए उकसाना, इस टॉपिक को, ठीक है ना, इस बात को आप किसमें लिख सकते हो, घृणा वाद में भी लिख सकते हो। ओके, कि इस पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। ओके, समझ में आया। चलो, इसी के साथ अपना आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए, तो साथ ही उस पर जो प्रतिबंध है युक्तियुक्त, उसकी बात भी समाप्त होती है। अब बात करेंगे अपन आगे की, बात करेंगे अपन आगे क्या है, कौन सा अधिकार है, सम्मेलन का अधिकार। आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज बी की बात करेंगे। ओके, तो क्लास काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी मुझे मालूम है, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, देखो मैं आपको पढ़ा के सीख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बता दूं आपको, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आता तो मैं देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन गलत तो नहीं बताता। ओके, तो थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बताना। ओके, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज बी की। किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज बी की बात करेंगे अपन। आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज बी की बात करेंगे। तो ये क्या कहता है, नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। क्या है, नागरिकों को शांतिपूर्ण एंड निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। ओके, अब इसमें क्या क्या शामिल है, ये बात तो आपको सबको पता है कि होगा, लेकिन इसको और डीप अगर अपन कूदे इसके अंदर, ठीक है ना, तो क्या क्या आता है वो देखो आप। इसमें आता है एक तो इकट्ठा होने का अधिकार। क्या आता है, एकत्र होने का अधिकार। अपन छानबीन करें इस अधिकार की, इसमें क्या आता है, बात करें क्या क्या आता है। तो देखो, सबसे पहले है एकत्र होने का अधिकार, एकत्र होना, ठीक है, इकट्ठा होना। अब देखो इकट्ठा कैसे हो सकते हैं अपन, देखो सार्वजनिक बैठक बैठक प्रदर्शन कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो जुलूस निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो सकता है, अपन इकट्ठा हो सकते हैं। ओके, यानी कि क्या है, सार्वजनिक बैठकों
सार्वजनिक भेंट को तो प्रदर्शन करना हो, प्रदर्शन, जुलूस, ठीक है ना, इन सब में क्या अपन इकट्ठा हो सकते हैं, का आयोजन कर सकते हैं, आगे बोली क्लब का आयोजन। एकत्र किस लिए होते हैं? इसलिए तो होते हैं, ठीक है ना, कोई रैली निकालनी हो, ठीक है ना, तो अपन क्या हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। उसके बाद देखो आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। शांतिपूर्ण मतलब क्या है? शांति से, बिना हथियार के, अहिंसक तरीके से आप क्या कर सकते हो, सभा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सभा कैसी होनी चाहिए? अहिंसक, अहिंसक व शांतिपूर्ण। ओके, और तीसरी बात क्या निकलती है यहां से, जो सभा हो रही है ना वो हथियार रहित होनी चाहिए। सभा हथियार रहित होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप सभा में आप तलवार लेके चले गए, लाठी लेके चले गए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप सम्मेलन कर सकते हो, आप इकट्ठा हो सकते हो, आप जुलूस निकाल सकते हो, ठीक है ना, आप रैली निकाल सकते हो, लेकिन बिना हथियार। ऐसा नहीं कि हाथ में तलवार लेके, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो ये बात है आर्टिकल क्लोज 19 क्लोज 1 के सब क्लोज बी में। ओके, अब देखो क्या क्या प्रतिबंध है इस पे, युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या है, बात करते हैं इस पे। युक्ति युक्त प्रतिबंध देखो कहां कहां पर है, तो ये है आर्टिकल 19 सब क्लोज 3 में। ओके, कितने आधार है, तो इसमें आधार है सिर्फ दो। कितने आधार है? दो आधार है। कितने आधार है? दो आधार। देखो एक आधार जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, भारत की प्रभुता व अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कौन सा आधार है? भारत की एकता एंड अखंडता। दूसरी है लोक व्यवस्था को खतरा हो, लोक व्यवस्था को खतरा हो तो इस पर क्या लगा सकती है सरकार? प्रतिबंध लगा सकती है। अब देखो कुछ कानून है उनकी बात करें तो देखो एक तो आपने सुना होगा सीआरपीसी, जिसे हम कहते हैं बीएनएसएस, ठीक है ना, इसकी एक धारा है आर्टिकल 144। कौन सी है? सेक्शन 144, ठीक है ना। ये क्या बात करता है? देखो किसी क्षेत्र में शांति भंग होने का खतरा, ठीक है ना, तो वहां पे जो बैठक हो रही है ना उसे मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है? मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मना कर सकता है, उस बैठक को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। हाँ, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में किसी सार्वजनिक क्षेत्र में शांति भंग होने का क्या हो? शांति भंग होने का खतरा हो तो कौन मना सा कर सकता है? जल्दी बताओ। तो मजिस्ट्रेट वहां पर लोगों को इकट्ठा होने से रोक सकता है। ओके, ये बात इसमें है। एक और धारा है जो अपनी आईपीसी या फिर बीएनएस सेक्शन 141। कौन सी है? बीएनएस, जिसे आईपीसी कहते थे पहले, उसकी एक सेक्शन है 141, ठीक है ना। इसमें क्या है देखो,
इसमें है कि कोई इसमें बताते हैं कि कोई गैर कानूनी जन समूह है, यानी इसमें सिंपल सा देखो कि 5 व्यक्ति, ठीक है ना, सरकार को मतलब कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, ठीक है, तो वो बोलता है कि 5 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो वो क्या है, कानूनी अपराध है, ठीक है ना। ये बात आपने देखी होगी आपने जीवन में भी, जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो 5 व्यक्ति वो इकट्ठा नहीं हो सकते थे, क्योंकि उससे क्या हो रही है, जन व्यवस्था क्या हो रही है, प्रभावित हो रही थी। देखा है ना आपने अपने जीवन में। तो ये बात कहता है आर्टिकल, सॉरी, जो आईपीसी जो अब नया आ गया 2023 में, वीएनएस, भारतीय दंड संहिता के सेक्शन कौन सा है, धारा 141, ठीक है ना। उसमें 5 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को मिलने पर क्या है, प्रतिबंध लगा सकता है। कौन लगा सकता है, तो जिला कलेक्टर ही लगाता है। ओके, समझ में आया आपको, जिला कलेक्टर मतलब कि आप बन जाओगे इन फ्यूचर, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, आगे चले अपन। अब देखो, इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिए उनकी भी बात कर लेते थोड़ी थोड़ी साथ साथ में। सम्मेलन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात करें अपन, ऊपर ऊपर से देखेंगे थोड़े थोड़े कि यहाँ, क्योंकि आजकल एग्जाम का जो पैटर्न आया है ना, बहुत बहुत ज्यादा भारी जा रहा है सिर से। अब देखो, सम्मेलन एंड सुप्रीम कोर्ट, देखो एक तो है विरोध का प्रदर्शन करना है, क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना क्या है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं, हड़ताल करना क्या है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, ठीक है ना। अब देखो तो अगर मैं डिटेल से लिखा दूं आपको तो ज्यादा जानने की जरूरत है भी नहीं वैसे, ठीक है ना। आप बस थोड़े बहुत नाम लिख लो। एक है मजदूर किसान संगठनवाद 2018, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, ये देखो, देखो विरोध जो विरोध प्रदर्शन है ना, विरोध प्रदर्शन, इसमें क्या बोला है वो देखो। अपना क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। विरोध का प्रदर्शन करना क्या है, अपना फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन इसे इसे यानी विरोध प्रदर्शन को, इसे इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक व्यवस्था क्या हो, प्रभावित ना हो, यानी कि जो स्थानीय निवासी प्रभावित नहीं हो। अब देखो कनेक्ट करना है इस चीज को, स्थानीय निवासी क्या हो, प्रभावित नहीं हो, क्योंकि आर्टिकल जो है 21 पढ़ेंगे ना अपन, उसमें लिखा है कि शांति से जीने का अधिकार है। ओके, तो इसीलिए आपको, आपका अधिकार है विरोध का, लेकिन वापस किसी और व्यक्ति का अधिकार है कि वो शांति से जिए, ठीक है। तो उसका मान रखना चाहिए आपको। ओके, आप विरोध कीजिए लेकिन इस व्यवस्थित कीजिए कि आप किसी और लोगों को आपका प्रभावित ना करे, परेशान ना करे। ओके, समझ में आया। इसमें ये कहा है, किसमें कहा है, मजदूर किसान संगठनवाद 2018 में। ओके, फिर देखो एक और है, शाहीन शाहीन बाग बाग कौन सा है, शाहीन बाग बाग। ओके, इसमें क्या है, जैसे कि कोई सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अनिश्चित काल तक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अनिश्चित काल तक होगा तो क्या होगा, यातायात प्रभावित होगा ना, ठीक है ना। तो उस पर क्या सरकार क्या लगा सकती है, या फिर सरकार या फिर जो लोक व्यवस्था को संभालने वाले जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आपको। इसमें है कि सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल से, अनिश्चित काल तक विरोध प्रदर्शन नहीं,
विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने बता ही दिया आपको। इससे दूसरों के क्या है, अधिकार की क्या हो रही है, निंदा हो रही है एवं उनका हनन हो रहा है। ओके, इससे क्या होगा, अगर अनिश्चित काल के लिए आप किसी सार्वजनिक स्थल पे क्या करें, प्रदर्शन करेंगे, जैसे कि एक सड़क है, हाईवे है, ठीक है ना, आपने बोल दिया कि नहीं हम तो सड़क जाम कर देंगे, लेकिन इसी समय होता है ना कि हाँ आधे घंटे के लिए सड़क जाम करेंगे, ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हैं आप हाईवे है, इसके कोने में हम क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरी सड़क पे क्या करना है, विरोध प्रदर्शन हो जाएगी, इससे क्या होगा, यातायात प्रभावित होंगे, तो आप पे लाठीचार्ज करने का अधिकार क्या है, पुलिस को है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सिर्फ अधिकार नहीं है, आप पे क्या है, युक्त युक्त प्रतिबंध भी है, उसको जानना आपको ज्यादा जरूरी है। ओके, अधिकारों से ज्यादा जरूरी वो होते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। ओके, समझ में आया आपको? चलो आगे चले। अब देखेंगे अपन आर्टिकल 19 क्लोज 1 सी। कौन सा है? आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज सी की बात करेंगे। वो किसकी बात करता है? वो संघ बनाने के अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? संघ बनाने के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज सी की बात करेंगे अपन। नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। इसमें हाल ही में भी 97 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है ना, उसने एक और उसमें चीज जोड़ दी थी, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। कब जोड़ा था, ठीक है ना, ध्यान रखना, अधिकार व सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। ओके, ध्यान रखना, ये कब जोड़ा था, ये ध्यान रखना, आप सहकारी समिति कब जोड़ा था, ये जोड़ा था 97 अमेंडमेंट 2011 में। ओके, समझ में आया? अब देखो इसमें क्या क्या है, इसकी बात करें अपन, इसमें क्या क्या है, कि क्या क्या की बात करें अपन, तो देखो एक तो ये संगठन बना सकते, संगठन बनाना क्या है, संगठन बनाना। देखो संगठन में क्या है, राजनीतिक दल बना सकते हो आप, कोई क्लब बना सकते हो, ठीक है ना, कोई, ठीक है ना, क्लब बना सकते हो, संघ बना सकते हो, कोई संस्था बना सकते हो, कोई व्यापारिक व्यापारिक संगठन बना सकते हो। ये सब क्या है, आपके मौलिक अधिकार है। ओके, क्या बना सकते हो, कोई राजनीतिक दल, अब मैं सब नहीं लिखूंगा, जानना, राजनीतिक दल, क्लब, एटीसी, ये सब बनाने का आपको क्या है, मौलिक अधिकार। उसके बाद और क्या कर सकते हो आप साथ में, संघ में शामिल होने, संघ में शामिल होने और ना होने का अधिकार। संघ में शामिल होने और शामिल न होने का अधिकार है, न होने का अधिकार देता है। ध्यान रखना, आप संघ में शामिल भी हो सकते हो, आप मना भी कर सकते हो कि नहीं मुझे संघ में शामिल नहीं होना है, ठीक है, तो वो शामिल नहीं होता है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, आपका मौलिक अधिकार है। ओके, आगे चले। दूसरी बात करता है ये, तो संगठन बनाने के साथ साथ उसे चलाने का अधिकार भी है। संगठन बनाने के साथ 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 उसे चलाने का अधिकार। लेकिन एक नोट लिख देना आप, ध्यान रखना वापस, कि आप संगठन बनाने का क्या है अधिकार, आपका क्या है, मौलिक अधिकार, लेकिन उसमें मान्यता प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार उसे मान्यता दे या नहीं दे, वो सरकार के एक कानूनी प्रक्रिया है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आपका संगठन बनाने क्या है, मौलिक अधिकार है, लेकिन संगठन को मान्यता प्राप्त करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए कानूनी प्रक्रिया है, कुछ नियम बनाए गए, उसके आधार पर आपको मान्यता प्राप्त होगी। ओके, समझ में आया? चलो अब देखो, इस पे क्या है, उचित प्रतिबंध की बात करें इसमें,
उचित प्रतिबंध। इसमें क्या है, कितने हैं, तो 3 आधार है। सबसे पहले किसमें है, तो आर्टिकल सब क्लोज 4। कितने आधार है, तो 3 आधार है। कितने आधार है, 3 आधार है। कौन कौन से, एक तो वही भारत की संप्रभुता व अखंडता, संप्रभुता अखंडता, ठीक है। उसके बाद लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो तीसरा क्या है, नैतिकता, नैतिकता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात कही इसने। अब देखो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ध्यान रखना आप कि ठीक है रंगराजन वाद, कौन सा है, ठीक है रंग राजन वाद, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, देखो जो सरकारी कर्मचारी है ना, उनको हड़ताल का अधिकार न तो नैतिक है न मौलिक, ठीक है ना। यानी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, ये खास कहा है, किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कब कहा है, तो टीके रंगराजन वाद में, ओके। सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार ना तो मौलिक है न क्या है, नैतिक। ध्यान रखना, जो सरकारी कर्मचारी जो हड़ताल करते हैं वो क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है न नैतिक अधिकार है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मैं इसको कुछ बोलूंगा नहीं, ओके। आगे चले, चलो आगे चले। अब आगे देखेंगे अपन इसी में आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज डी की बात करेंगे अपन, किसकी, और साथ साथ में अपन बात कर लेंगे ई की भी, ओके। दोनों साथ में देखेंगे अभी अपन, क्योंकि अब अपनी क्लास जल्दी खत्म होने वाली है। आर्टिकल 19 1 क्लोज का सब क्लोज डी, ठीक है ना। एक तरफ है आर्टिकल 19 सब क्लोज ए का सब क्लोज ई, ओके। इसमें क्या है देखो, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है ना। वहीं एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है ना। ये क्या है, अपना मौलिक अधिकार है। वहीं इधर बात करें, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, ओके। अब देखो इसमें दो है, एक आप स्थायी तरीके से बच सकते हो, आप अस्थायी। अब देखो मैं लिख ही देता हूँ, एक होता है अस्थायी, एक होता है स्थायी। देखो अस्थायी मतलब आप कहीं घूमने गए, ठीक है ना, पर्यटन के रूप में, ठीक है, कुछ काम से गए, आप वहां कुछ देर रुके, कुछ दिन रुके, वापस आ गए, तो वो क्या है, आपका अधिकार है। लेकिन अस्थायी, ठीक है ना। एक आपका स्थायी है, ठीक है ना, आपकी कहीं जॉब लग गई है, जैसे आपकी जॉब यूपी लग गई है, आप कुछ दिन रहे और वहीं अपना पास घर बना दिया, आप वहीं क्या बन गए, निवासी बन गए, तो वो भी क्या आपका है, मौलिक अधिकार है, ओके। अब इधर की बात करें अपन, तो भारत में आप कहीं भी क्या है, आ जा सकते हो, लेकिन सब जगह ना जी ना, सब जगह नहीं जा सकते। इस पे भी क्या है, कुछ युक्त प्रतिबंध है इन दोनों पर, ठीक है, इन दोनों पे, ठीक है। अब क्या क्या है वो देखो आप, प्रतिबंध क्या है, युक्ति युक्त प्रतिबंध, देखो कहाँ है, दोनों के 19 सब प्लस 5 में है, ये ध्यान है। कितने हैं, तो दो है, कितने हैं, दो है। एक है साधारण जनता के हित में, किसमें,
साधारण जनता के हित में, इसको समझो। जैसे कि अपन देखें, अभी हुआ था हाल ही में कोविड-19 आया था, ठीक है ना, बहुत भारी, ठीक है ना। तो जब कोविड-19 किसी को कोरोना हो गया था, ठीक है ना, तो वो बोलते कि नहीं मैं तो जाऊंगा घर से बाहर, मुझे तो उदयपुर जाना है, नहीं मुझे तो बिहार जाना है, मुझे ताजमहल देखना है। तो क्या ये बात सही है? क्या ये इसका मौलिक अधिकार है? क्या ये सार्वजनिक जनता को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, कर रहा है ना प्रभावित, क्योंकि अगर वो जाएगा तो उससे क्या दूसरे लोग भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे, ठीक है ना। इससे स्वास्थ्य क्या होगा, प्रभावित होगा, सार्वजनिक व्यवस्था पूरी प्रभावित होगी, ठीक है ना। उसी तरह कोई जैसे किसी एड्स है, ठीक है ना, उसे भी रोक सकते हैं। कोई वेश्यावृत्ति का कोई कार्य करता है, ठीक है ना, उसे भी क्या है, युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। वो किस बाद में है उसके बाद में करेंगे। एक बार ये समझो, साधारण जनता के हित में इस पे क्या लगा सकते हैं, युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। और दूसरी बात करें अपन, तो इसमें किसी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित अनुसूचित 2 मिनट का ब्रेक। देखो, कोई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, कोई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, ठीक है ना। वहां के लोगों, क्षेत्र, वहां के लोगों की भाषा, संस्कृति को को संरक्षित करने हेतु, संरक्षित करने हेतु प्रतिबंध लगा सकते हैं, प्रतिबंध, ठीक है ना। यानी उन क्षेत्रों में जाने से मना कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पे कुछ द्वीप ऐसे हैं जहां पे जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। वहीं उत्तर पूर्वी में देखेंगे अपन राज्य में, तो इनर लाइन है एक, ठीक है ना। वहीं लक्षद्वीप है, वहां पे सब द्वीपों पे जाने का अधिकार नहीं है अपन को, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लो आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीप, ओके। ये दोनों बार प्रतिबंध, ठीक है ना। आर्टिकल 19(1) क्लोज बी एंड आर्टिकल 19(1) क्लोज के सब क्लोज ई में जो अधिकार है उस पर युक्त प्रतिबंध कहाँ है, तो आर्टिकल 19 क्लोज 5 में, जिसमें कितने प्रतिबंध है, 2 है, ओके। साधारण जनता के हित में, और एक है एसटी क्षेत्र, ठीक है ना, जहाँ की भाषा, संस्कृति, ठीक है ना, उनकी धार्मिकता को प्रभावित करने से बचाने हेतु ये प्रतिबंध लगाए गए, ओके। अब देखो कुछ निर्णय हैं, ठीक है ना, उनकी बात करें अपन तो देखो, एक है अजय केन वाद। कौन सा है, अजय केन वाद, ठीक है ना। कौन सा वाद है, अजय केन वाद, अजय केन वाद लिख लेना आप, मैं बता रहा हूं उसमें क्या लिखना है। देखो, अजय केन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया, देखो वेश्यावृत्ति में जो लगे जो व्यक्ति है, ठीक है ना, किसमें, वेश्यावृत्ति में जो लगे हुए व्यक्ति है, या किसी व्यक्ति को एड्स है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो या फिर एड्स है या फिर संक्रामक रोगों से वो क्या है, ग्रसित है, तो उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर उसे उस किसी क्षेत्र में जाने से क्या प्रतिबंधित किया जा सकता है,
ये इस वाद में कहा। ये बात आप लिख लेना। ओके, समझ में आया? वापस बोलूं आपको तो देखो, वेश्यावृत्ति से संलिप्त व्यक्ति या फिर कोई एड्स या फिर ऐसे संक्रामक रोग से ग्रसित है जो सार्वजनिक व्यवस्था को क्या प्रभावित कर सकते हैं या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ओके, ये बात कही है अजय केन वाद में। ओके, ये कब था? तो ये हुआ था 1987 में। ओके, समझ में आया? अब देखो, ये दोनों है ना, कहीं भारत में कहीं आने जाने का अधिकार और भारत में बसने का अधिकार, ये एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब बात आती है भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 का कौन देता है? सब क्लोज डी देता है। तो विदेश में आने व जाने का अधिकार कौन सा अधिकार देता है, उसकी बात बताओ मुझे, कमेंट करो जल्दी। हाँ, बताओ। ये नोट लिख देना। विदेश में जाने का अधिकार किसके तहत है? आर्टिकल किसके तहत है? वैसे मैं 21 में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इसमें नोट डाल के लिख लो। ओके, अब अपना बचा है लास्ट एक आर्टिकल, ठीक है ना? आर्टिकल 19 क्लोज 1 एफ, नहीं एफ तो हट गया भाई, जी कौन सा बचा है? जी। कौन सा बचा है? जी बचा है। अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक अधिकारों में कहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात की हुई है, तो बात भी आर्टिकल 19 क्लोज 1 में की हुई है, ठीक है ना? उसमें भी अगर सब क्लोज पूछ ले तो कौन सा है? जी है। कौन सा है? जी है। अब देखो, अब बात करेंगे अपन 19 सब क्लोज 1 का आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज जी। ओके, ये क्या कहता है? सबसे पहले ये देखो आप, तो कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक अपनी पसंद, अपनी पसंद की वृत्ति, वृत्ति का मतलब प्रोफेशन, ठीक है ना? जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, दुकान खोलना, दुकानदार बनना चाहता है वो, ठीक है ना? उपजीविका वृत्ति, उपजीविका, ठीक है ना? कोई भी नागरिक अपनी पसंद की वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार कर सकता है। ओके, ये बात कही है इसमें। अब देखो, वृत्ति का मतलब क्या होता है, वैसे मैंने बता दिया। वृत्ति का मतलब होता है कि प्रोफेशन, आपका क्या प्रोफेशन होता है? जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप शिक्षक बनना चाहते हो, ठीक है ना? आप आईएएस बनना चाहते हो, तो आपको बनने की क्या है? स्वतंत्रता है, यानी वृत्ति। अब उपजीविका, उपजीविका की बात करें अपन, ठीक है ना? ये बात कही। अब देखो, ये है ना, सब आप कर सकते हो, व्यापार, कारोबार सब, लेकिन कैसे होने चाहिए सब? अवैध या वैध? वैध होने चाहिए। ये सब अधिकार कौन से है? यह सभी वैध तरीके से होने चाहिए, तरीके से होना चाहिए। अब अवैध कैसे? ठीक है ना? अवैध तरीका, जैसे कि आप ड्रग्स बेच रहे हो, ठीक है ना? आप मानव की तस्करी कर रहे हो, ठीक है ना? आप वेश्यावृत्ति का कोई, ठीक है ना, गलत कामों में कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, आप डकैती कर रहे हो, आप बोलोगे नहीं ये तो मेरा पैसा है, चोरी करना मेरा पैसा है, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? आपका ये मौलिक अधिकार है। वो क्या है? वेद होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे कि आप ने डॉक्टर की पढ़ाई करी नहीं है, ठीक है ना, और आप बोलोगे नहीं मैं तो डॉक्टर बन गया हूं, ऐसा नहीं है। आपके लिए उसके लिए क्या है?
हाँ, ये मतलब कि सरकार उस पर क्या है, तकनीकी योग्यता ला सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, वेद होना चाहिए। दस, सरकार तकनीकी योग्यता निर्धारित करती है। सरकार तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकती है। कर सकती है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे एमबीबीएस करोगे आप, तो ये क्या बन सकते हो आप, डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है ना। बीटेक करोगे, एमटेक करोगे, तो ये आप क्या बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो आप। उसके बाद आप एलएलबी करोगे, तो आप क्या कर सकते हैं, वकालत कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब क्या है, तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। बिना तकनीकी योग्यता के आप क्या है, कोई भी चीज नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद और क्या है, देखो आप, राज्य किसी व्यापार या उद्योग पर क्या कर सकता है, एकाधिकार ला सकता है। राज्य व्यापार या उद्योग पर एकाधिकार प्राप्त कर सकता है। जैसे परमाणु बम कौन बना सकता हो, आम इंसान बना सकता है क्या, नहीं, ठीक है ना। बंदूक बेचना लाइसेंस जरूरी है, क्योंकि सरकार ने क्या बनाए हुए, नियम बनाए हुए। ओके, अब देखो, अब जानेंगे लास्ट अपन कि क्या क्या प्रतिबंध है इस पे, ठीक है ना। इस पे भी वही प्रतिबंध है, एक तो भारत की एकता, भारत की एकता व अखंडता, ठीक है, सार्वजनिक हित में जरूरी होना चाहिए। वही रिपीटेड है, आप देख लेना। ओके, अब देखो एक ध्यान रखना, एक टीएम है, वाद है, ठीक है ना। टीएमए पाइप फाउंडेशन वाद, कौन सा टीएमए पाइप फाउंडेशन वाद, इसमें बोला कि जब शिक्षण कराते हो ना, स्कूल खोलना, वो क्या है, वो आपका अधिकार है, लेकिन उसका व्यवसायीकरण करना क्या है, गलत बात। ओके, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, अब इसी के साथ अपनी ये क्लास समाप्त होती है। मुझे मालूम है कि बहुत बड़ी क्लास हो गई है, ठीक है ना, और कहीं कहीं मैं डिस्टर्ब भी हुआ हूँ, क्योंकि देख सच बताओ ना भाई, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं खुद सीख रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वो इतना शोर बोली मैंने देख के पढ़ाया होता था, ठीक है ना, कहीं कहीं मैं अटक गया था तो मैंने देखा था, लेकिन इतना शोर हूँ कि जो पढ़ाया ना, इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। ओके, धन्यवाद। और हाँ, पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना।